नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद की स्थापना के तरीके। कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद की कल्पना की थी और वो समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, उस संबंध में कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, अर्थात कार्ल मार्क्स के समाजवाद की स्थापना के जो तरीके हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र अर्थात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा था, उसके पृष्ठ संख्या 62 पर उन्होंने लिखा है कि सर्वहारा वर्ग अपना राजनीतिक प्रभुत्व पूंजीपति वर्ग से धीरे धीरे सारी पूंजी छीनने के लिए उत्पादन के सारे औजारों को राज्य अर्थात शासक वर्ग के रूप में सर्वहारा वर्ग के हाथों में केंद्रित करने के लिए तथा समग्र उत्पादन या शक्तियों से यथाशीघ्र वृद्धि के लिए इस्तेमाल करेगा और पूंजीवाद को समाप्त करके अपने समाजवाद को स्थापित करने के लिए वो आगे आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा कि धीरे धीरे जो पूंजीवादी है या पूंजीपति है, वो शोषक के रूप में स्वयं अपनी एक कब्र खोद रहे हैं और जो शोषित वर्ग है वो उनका धीरे धीरे विरोधी होते जा रहे हैं और वो उनको एक दिन सारे उनसे छीन लेंगे या क्रांति के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से, और वो उनको एक तरीके से नष्ट कर देंगे और एक समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की जो स्थापना है वो बताई। अब यहाँ पर हम जो समाजवाद की स्थापना के तरीकों की बात कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को स्थापित करने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं, जिसमें पहला तरीका है भूस्वामित्व का उन्मूलन। भूस्वामित्व का उन्मूलन और समस्त लगान का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग। मार्क्स कहता है कि जो भूस्वामी है उनका स्वामित्व एक तरह से खत्म हो जाएगा और जो लगान है या भूमि है वो सार्वजनिक हो जाएगी। तो इस तरीके से समाजवाद की स्थापना होगी। दूसरा, भारी वर्तमान या आरोह आयकर। जो आरोही आयकर है एक तरीके से या भारी वर्तमान है, वो में एक तरीके से कटौती होगी या वो नीचे ग्राफ गिरेगा और जो शोषक वर्ग है वो एकदम ऊपर आएगा और उनकी आय के साधन कम हो जाएंगे। तो इससे भी एक तरीके से समाजवाद की स्थापना होगी। तीसरा है उत्तराधिकार का उन्मूलन। वो कहते हैं कि जब समाजवाद आएगा तो ये उत्तराधिकारी या जो स्वामी है वो भी उनका भी उन्मूलन होगा। वो एक दिन जो आज दास हैं वो मालिक होंगे और जो मालिक है वो दास होंगे। तो इस तरीके से ये उतार चढ़ाव एकदम होगा और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें न मालिक होगा न दास होगा, मतलब एक तरीके से समानता की स्थिति आएगी और समाजवाद समाज में आएगा। तो चौथा है सभी उत्प्रवासियों और विद्रोहियों की संपत्ति को जब्त। सभी जो उत्प्रवासियों और विद्रोहियों की संपत्ति की जब्ती, मतलब एक तरीके से जब ये जो विद्रोह करेंगे या इस तरीके से आंदोलन करेंगे और जो इस तरीके की जो संपत्ति होगी वो एक तरह से एक दूसरा उससे कब्जा कर लेगा या जब्त कर लेगा और एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इस तरीके से समाजवाद की स्थापना होगी।
पांचवा, सरकारी पूंजी और संपूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य के हाथों में उधार का केंद्रीकरण। तो सरकारी पूंजी है और जो पूर्ण एकाधिकार से एक तरीके से वो क्या है, राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से वो एक राज्य के हाथों में, राज्य के हाथों से एक तरीके से जनता के हाथों में आएगी, उससे भी समाजवाद की स्थापना। संचार और यातायात के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण। वो कह रहे हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी ही सबसे बड़ी समस्या की जड़ होती है, और जब ये चाहे संचार के साधन हो चाहे यातायात के साधन हो, उसका राज्य के हाथों में जब केंद्रीकरण हो जाएगा तो राज्य सभी जनता को समान व्यवहार करेगा, समानता का दर्जा देगा, तो उससे भी समाजवाद की कल्पना की जा सकती है। सातवां, राजकीय कारखानों उत्पादन के औजारों का विस्तार करना, एक आय योजना बनाकर प्रति जमीन को जोतना और खेत की मिट्टी का सामान्यतः सुधार करना। अब ये कि जमीन जो आई है वो इसके विस्तार करना और प्रति जमीन जो बंजर जमीन पड़ी है उनको भी जोतने का अधिकार देना, जो जो खेतीहीन श्रमिक है या खेतीहीन और कृषक है उनको, और एक तरीके से उनके पास भी जमीन आएगी तो इक्वल उनमें भी समानता का भाव पनपेगा, वो भी अपनी खेती अपनी जमीन के ऊपर कर पाएंगे। जैसे कि वो किराए पे लेके या किसानों भूस्वामियों के अंडर में जो काम करते थे उनसे उसको मुक्ति मिलेगी और एक नई समाजवाद का उदय होगा। आठवां, हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य किया जाएगा, विशेषकर कृषि के लिए औद्योगिक सेनाएं कायम करना। मार्क्स यह कहता है कि हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य होगा और विशेषकर कृषि के लिए औद्योगिक सेनाएं कायम करना। मतलब ये है कि पहले जो कुछ व्यक्तियों के लिए ही उस संसाधन होते थे, कुछ व्यक्तियों के लिए ही पूंजी होती थी, कुछ व्यक्ति विशेष का जो अधिकार था या आधिपत्य था वो नहीं रहेगा, वो सबके लिए समान होगा और एक तरीके से एक ऐसी सेना डेवलप होगी, औद्योगिक सेना ऐसी डेवलप होगी जो सबके लिए हो, सबके लिए समानता का व्यवहार करेगी और समानता के लिए कार्य करेगी, उससे भी समाजवाद का सपना साकार होगा। नवा है उद्योग और कृषि को मिलना। अब धीरे धीरे देहाती और शहरी का अंतर मिटा देना। अब यहाँ पर पहले कृषि अलग क्षेत्र हुआ करता था, उद्योग अलग क्षेत्र होता था। यहाँ मार्क्स यूं कह रहे हैं कि उद्योग और कृषि को मिलाना, ये दोनों मिल जाएंगे। कृषि और उद्योग धंधों में एक तरीके से सामंजस्य स्थापित होगा और इसी तरीके से देहाती और शहरी में जो अंतर है वो भी धीरे धीरे मिट जाएगा और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ये आपस में। तो इस तरीके से भी एक नए समाज का उदय होगा। 10वां और लास्ट पॉइंट कार्ल मार्क्स ने बताया है कि सार्वजनिक पाठशालाओं में तमाम बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था होगी। वर्तमान रूप में बच्चों से कारखानों में काम लेना खत्म कर देना और शिक्षा और औद्योगिक उत्पादन को मिलाना आदि। तो मार्क्स लास्ट में कहते हैं कि जब शिक्षा में एक रूपता होगी, ऐसा नहीं है कि कोई पूंजीपति का बच्चा अच्छी स्कूलें और गरीब को इस शिक्षा से वंचित या अच्छी स्कूलें उनको नहीं मिले, तो ऐसा भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। वहाँ मुफ्त की शिक्षा होगी, सबके लिए एक जैसी शिक्षा होगी, सबके लिए एक जैसे संसाधन होंगे। हाँ, और कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम में नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से भी समाजवाद का सपना साकार होगा। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इन सभी वर्णित तरीकों के द्वारा उन्नतिशील पूंजीपति देशों में से समाजवाद को जल्दी लाया जा सकता है। आपने पूंजीवाद समाप्त करने की विधि का उल्लेख भी किया है
और इस तरीके से समाजवाद आ जाएगा और पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। अब ये जो समाजवाद की स्थापना की जो विधि थी उसमें कार्ल मार्क्स ने और आगे बताया है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के जो उपर्युक्त वर्णित तरीके जो हमने ऊपर पढ़े थे को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए एवं योजनाबद्ध क्रांति की तैयारी के लिए निम्नलिखित विधि का भी सुझाव दिया कि भाई जल्दी से जल्दी समाजवाद लाया जाए, उसका भी और कैसे लाया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, तो विधि भी इन्होंने बताई। इसमें पहला बताया संगठन की स्थापना। मार्क्स ने कहा है कि समाजवाद को लाने के लिए शोषित और निर्धन व्यक्तियों का संगठन बनना चाहिए और जब तक वो संगठन बनके और अपने अधिकारों के प्रति आंदोलन, क्रांति या मांग नहीं करेंगे तब तक वो बुजुर्गा वर्ग है जो वो पूंजीवादी व्यवस्था को जो बनाए रखना चाहते हैं उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। दूसरा है साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार। मार्क्स ने कहा कि आप ये जो साम्यवादी सिद्धांत है इनका प्रचार प्रसार भी करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उनका कहना था कि ये जब तक साम्यवादी विचारों का, आप सिद्धांतों का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे। इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जिससे लोग इनको जानेंगे, पहचानेंगे और अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष करेंगे, इकट्ठे होंगे और जल्दी से जल्दी क्रांति करके और वो समाजवाद की स्थापना के पक्ष में अपना मत देंगे या अपना विवेक देंगे। उसके बाद में निरंतर आंदोलन, कंटिन्यू मूवमेंट। मार्क्स ने कहा है कि साम्यवाद की स्थापना के जो आंदोलन चलाया जाए उसे किसी प्रकार से बंद नहीं होना चाहिए, आंदोलन को निरंतर चलना देना चाहिए ताकि वो एक तरह से पूंजीपति है उसके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाए कि उससे ही अपनी जो एकाधिकार है उसको खत्म करे। चौथा है साम्यवादी कार्यक्रम। मार्क्स ने कहा है कि विश्व के विभिन्न देशों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, कोई देश स्वतंत्र है, कोई देश परतंत्र है, इसलिए जिस देश की जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार साम्यवादी कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के पहचानेंगे, एक दूसरे की आवश्यकता को महसूस करेंगे और वो साम्यवाद की कल्पना को साकार करेंगे। पांचवा एंड लास्ट टॉपिक है कि शक्ति और हिंसा का प्रयोग, यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस। मार्क्स शक्ति और हिंसा का प्रयोग करने के समर्थक थे। शक्ति और हिंसा का प्रयोग करने के समर्थक थे। आपकी मान्यता थी कि पूंजीपति शासक वर्ग कभी भी शांति और स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि मजदूर वर्ग को सत्ता में आने के लिए पूंजीपतियों को हटाने के लिए शक्ति, हत्या, हिंसा आदि का प्रयोग करना चाहिए। आपने बल प्रयोग के द्वारा गृह युद्ध का मान्य माना जिसके द्वारा सर्वहारा वर्ग बुजुर्गा वर्ग को हटाए तथा उनके उत्पादन के साधनों को छीन ले। ये मार्क्स का शक्ति और हिंसा का प्रयोग में भी वो बल दिया कि यदि वो स्वतः नहीं छोड़ते हैं तो आपको उनको छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयोग करना चाहिए और यदि हिंसा का भी सहारा लेना हो तो लेना चाहिए। लास्ट में मार्क्स का जो इस संपूर्ण अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष ये होता है कि मार्क्स की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन क्रांति है। मार्क्स कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, इक्वलिटी की जो सपना का मार्क्स का था वो एक क्रांति के माध्यम से ही साकार करने के लिए कहता था। समाज में परिवर्तन योजनाबद्ध तरीकों को जल्दी लाया जा सकता है। मार्क्स ने कहा कि जिन समाजों में पूंजीवाद के विनाश के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास नहीं किए जाएंगे उनमें भी अंतोगत्वा निम्नलिखित कारणों से स्वतः ही पूंजीवाद का विनाश असंभावी है। तो यदि आप नहीं करते हो या नहीं आंदोलन करते हो तो भी लोगों में धीरे धीरे उनके प्रति असंतोष होगा और वो स्वतः ही एक क्रांति का रूप धारण करेंगे और वो एक दिन निश्चित रूप से वो क्रांति करेंगे और पूंजीपतियों को शहमूल उखाड़ के फेंक देंगे और एक समाजवाद की स्थापना होगी। इस तरीके से मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी, समाजवाद की स्थापना के तरीके और समाजवाद की स्थापना की विधि,
ये दो टॉपिकों की हमने सविस्तार चर्चा करी और पाया कि मार्क्स हमेशा समाजवाद के पक्षधर थे और हर तरीकों को जिससे समाजवाद आ सके उसको अपनाने के और काम में लेने के श्रमिक वर्ग को हमेशा प्रेरित करते थे। आज का टॉपिक इतना ही। नमस्कार।